नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा में भाजपा ने प्रश्नकाल में अपने तरीके से एक अलग अंदाज से विरोध शुरू किया है। जिस सदस्य का प्रश्न होगा सिर्फ वही सवाल करेगा, पूरक प्रश्न नहीं करेंगे। यह विरोध इस नाते है कि अध्यक्ष सीपी जोशी ने व्यवस्था दी है कि प्रश्नकर्ता सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करे, दूसरा ना करे। यह बीजेपी का आरोप है, लेकिन अध्यक्ष ये कहते हैं कि बेवजह डिस्टर्ब करने के लिए किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। रिलेवेंट अगर कोई पूछता है तो उसको जरूर परमिशन दी जाएगी। मामला क्या है, हम इस पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा विधायक रामलाल शर्मा जी हैं, निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा साहब हमारे साथ है, श्याम सुंदर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं मजमून दिखवाता हूं आपको, फिर उसके बाद हम लौटेंगे पैनलिस्ट के पास। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रश्नकाल तक विरोध का दायरा सीमित रखने वाली बीजेपी के विधायक गुरुवार को सदन से बाहर रहे। शुक्रवार को बीजेपी के विधायक सदन में पहुंचे तो सही, लेकिन सवाल किसी भी विधायक ने नहीं पूछा। बीजेपी के विधायकों ने प्रश्नकाल में कई सवाल भी लगा रखे थे और उनका नाम भी पुकारा गया, लेकिन अध्यक्ष द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद विरोध स्वरूप मुंह पर सफेद पट्टी बांधे विधायक सदन में ही बैठे रहे। इस दौरान सदन में केवल गैर भाजपाई विधायकों के ही सवाल पूछे गए। बजट का सत्र है, बहुत अहम सत्र है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि विपक्ष सदन में आए, चर्चा में भाग ले और जनहित से जुड़े मुद्दे हैं उस पर अपने सवाल उठाए, ताकि हम लोग ईमानदारी से सवाल का जवाब दे सकें। दरअसल बीजेपी का विरोध स्पीकर की व्यवस्था पर है, जिसके तहत उन्होंने प्रश्नकाल में मूल प्रश्नकर्ता को ही पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे रखी है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा, जब तक यह खामी दूर नहीं की जाती तब तक बीजेपी विधायकों का विरोध जारी रहेगा, चाहे उन्हें यह विरोध पूरे सत्र के दौरान ही करना पड़े। ये राजस्थान के विधानसभा का सबसे दुर्भाग्यशाली दिन है। हमने मौका दिया कि वो किसी बात को समझें और समझ करके कोई हल निकालने का प्रयास करें। हमारी तरफ से हमने कोई बहुत ऐसा एक्शन को आगे तक नहीं ले गए। हमने पर्याप्त अवसर दिया कि क्वेश्चन पूछने के लिए आपको कोई लिमिट करनी है तो लिमिट कर दो आप, लेकिन वो हाउस के लिए ओपन होगा, किसी एक व्यक्ति के लिए क्वेश्चन जो है ना ओपन नहीं होगा। लेकिन सरकार के मंत्री बीजेपी के इस विरोध को नाटक करार देते हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कहते हैं कि बीजेपी नौटंकी कर रही है। खाचरियावास ने कहा कि अगर इस मुद्दे पर कोई समाधान निकल भी जाए तो बीजेपी खबरों में छाए रहने के लिए कोई दूसरा नया बहाना ढूंढ लेगी। नाटक करते रहे बीजेपी के लोग। इस नाटक से सबसे बड़ा अपमान लोकतंत्र का, राजस्थान की जनता का बीजेपी के लोग कर रहे हैं। मैं बीजेपी के लोगों से इतना ही कहूंगा, राज जाने का मतलब ये नहीं कि आप सदन में चाहे जैसे सदन को चलाने की कोशिश करें। कांग्रेस पार्टी हर सवाल का जवाब देने के लिए हर मंत्री तैयार है। सरकार की प्रतिक्रिया पर बीजेपी के पास भी नया बाण तैयार था। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ कहते हैं कि सरकार सदन में जवाब देने से बचना चाहती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष तो मुंह पर केवल पट्टी बांध कर बैठा था, जबकि सरकार के मंत्री सदन में गैर हाजिर रहकर प्रश्नकाल की महत्ता को तार तार कर रहे हैं। इतिहास में पहली बार शांति से चलती विधानसभा में प्रश्नकाल समय से पहले समाप्त हुआ है। हम प्रयास में हैं, अध्यक्ष जी जो पूरी विधानसभा के सदर है वो बात करें, इसका सर्वमान्य हल निकले, ये हमारा प्रयास रहेगा। स्पीकर की व्यवस्था के विरोध में बीजेपी के अपने तर्क है, लेकिन सरकारी उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने इस पूरे मामले में राजेंद्र राठौड़ की नीयत पर सवाल उठाया। महेंद्र चौधरी ने कहा कि राजेंद्र राठौड़ को संभवतः ऐसा लगता है कि उन्हें पूरी तवज्जो सदन में नहीं मिल रही और इसलिए वे अपनी मर्जी से बीजेपी के विधायकों को हाँकना चाहते हैं। उपनेता प्रतिपक्ष की बात है कि उनको जो कोई चीज को अखरी है और उन्होंने अपना प्रतिष्ठा बना लिया कि मेरी जो है मेरे को सम्मान नहीं मिला, और वो बात को लेकर उन्होंने सदस्यों को बाहर लिया है। पूरक प्रश्न की व्यवस्था को लेकर बीजेपी नेता स्पीकर से भी मिल चुके हैं, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता और उपनेता की मौजूदगी में स्पीकर भी अपनी मंशा साफ कर चुके हैं। अभी स्पीकर की तरफ से कोई नरमी नहीं दिख रही। ऐसे में लगता है कि विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी का विरोध ज्यादा लंबा खींच सकता है। जन टीवी के लिए विजय वर्मा की रिपोर्ट। तो चलिए, आपने देखा मजमून, ये एक सियासी रंगत कह सकते हैं और इसी के साथ में सदन में पारा भी चढ़ा। भाजपा सदस्यों ने मुंह के पट्टी बांध करके और हाउस में बैठे रहे। चलिए इस मुद्दे को हम आगे बढ़ाते हैं और हम चर्चा शुरू करते हैं। रामकेश जी हमारे साथ में। रामकेश जी, किस तरह से देखा जाना चाहिए इस मुद्दे को? बीजेपी का ये आरोप है कि हमारा मुंह बंद किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है।
आपने देखा होगा कि विधानसभा के अभी माननीय अध्यक्ष जो हैं सीपी जोशी साहब, वो बहुत ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं, लर्नेड हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और वो अलग अंदाज में विधानसभा को चलाना चाहते हैं। उन्होंने पहले दिन ही ये कहा कि मैं हाउस में अनुशासन चाहता हूं, चाहे पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो। सारे सदस्यों से बार बार उन्होंने अनुरोध किया कि हाउस के नियम कायदे कानून का पालन करें और हाउस तभी चल सकता है जब हम नियमों का पालन करेंगे। भाजपा के माननीय सदस्यों द्वारा बार बार उस नियम और कानूनों को तोड़ने का काम किया जाता है और ये माननीय अध्यक्ष जी को कतई स्वीकार नहीं है। वो चाहे पक्ष का विधायक हो चाहे प्रतिपक्ष का हो, और उनका रुख जो है बिल्कुल निष्पक्ष भाव से रहता है। और इसी बात को लेकर के उन्होंने भाजपा के जो विधायक हैं माननीय, उनको सबको ये बार बार इंगित करके कहा कि आप बहुत सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, सदन के जो नियम कायदे कानून है उनका आप पालन करें और अपनी बात को सदन में कहें। तो इसके लिए कभी उन्होंने रोका नहीं है, उनका सपोर्ट भी किया है, हमेशा उनको प्रोटेक्शन भी दिया है। लेकिन अब भाजपा के माननीय सदस्यों ने क्या सोच करके और ये रुख अख्तियार किया है, मैं तो ये मेरा मानना है कि उनका ये जो रुख है वो किसी भी रूप में जायज नहीं है। श्री रामलाल जी हैं हमारे साथ। रामलाल जी, हाउस की कार्रवाई में दोनों हिस्सा लें, उसी से हाउस की परंपरा बनी रहती है और मैं कहूंगा उसकी ब्यूटी भी इसी से है। लेकिन बीजेपी को यह लगता है कि हमें रोका जा रहा है। रामकेश जी का भी सुना आपने कि बीच बीच में इंटरप्ट किया जाता है, डिस्टर्ब होता है, उसकी वजह से उन्हें रोका गया। देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो माननीय अध्यक्ष जी ने जो व्यवस्थाएं दे रखी है उन व्यवस्थाओं से कोई विरोध नहीं है। सिर्फ हमारा कहना इतना ही है कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो माननीय विधायक के विधानसभा क्षेत्र तक सीमित है और उस विधानसभा क्षेत्र तक अगर कोई प्रश्न सीमित है तो वहां उस माननीय विधायक को ही पूरक प्रश्न करने का अधिकार है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये 7.5 करोड़ जनता की अपेक्षाओं का एक केंद्र है, उम्मीदों का एक केंद्र है, जहां पर जनता ये चाहती है कि हमारे जो सवाल हैं, जो प्रदेश स्तर के जो सवाल हैं, उन सवालों का उत्तर आना भी नितांत आवश्यक है। और आज भी और कल भी जिस तरीके से हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही वो ये कही कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जिनका उत्तर आना, प्रदेश की जनता का जानना या जनता के अंदर जानना उनका नितांत आवश्यक है। तो प्रदेश स्तरीय जो प्रश्न है उनके अंदर पूरक प्रश्न अन्य मान्य सदस्यों को भी पूछा जाना आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि इस व्यवस्था के अंदर ये बात बिल्कुल सही है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ कि जहां पहले भी मैं 2013 से 18 तक में सदस्य रहा हूं इस सदन का, उस समय भी 4, 5, 6 क्वेश्चन आना तो बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन इस समय 10 से ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, 13 आ रहे हैं, 15 तक भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ये बात जरूर है कि इस व्यवस्था से माननीय सदस्यों के प्रश्न अधिक आ रहे हैं। लेकिन वही यह है कि जैसे उस दिन जब ये गतिरोध की जो शुरुआत हुई, वो गतिरोध की शुरुआत इस आधार पर हुई कि नेता उपनेता ने ये कहा कि आपने बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था और आप तो हमें ये बता दो कि आपकी सरकार के आने के बाद आपने बेरोजगारी भत्ता कितना दिया और हमारी सरकार ने बेरोजगारी भत्ता कितना दिया। और उन्होंने जब माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर के अंदर यह स्वीकार किया कि हमारे पंजीयन कार्यालय के अंदर 10 लाख से अधिक बेरोजगारों का पंजीयन है और जहां तक बेरोजगारी भत्ता देने की बात है सिर्फ 40,000 लोगों को हमने बेरोजगारी भत्ता दी है। तो इससे आशंका हमें और बढ़ जाती है कि जब 10 लाख पंजीकृत है और सिर्फ आप 40,000 लोगों को ही आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे हो, तो आखिरकार ये बीच का गैप क्यों है? अब इसी प्रश्न के ऊपर माननीय मंत्री महोदय सही उत्तर दे नहीं पाए और जब अन्य माननीय सदस्यों ने भी जब इस प्रश्न का उत्तर चाहा तो उन्होंने इसका जवाब दिलाने से इनकार किया। तो यहां से गतिरोध की शुरुआत हुई और मेरे ख्याल से गतिरोध ज्यादा बड़ा नहीं है। बिल्कुल व्यवस्था होनी चाहिए, सदन पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति के आधार पर, दोनों की भावनाओं के आधार पर चले, लेकिन जनहित से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर मान्य अन्य सदस्यों को भी मौका मिले, हमारी मांग यही है।
रामनाथ जी, लेकिन दो बातें हैं अब यहाँ पे। एक बात आपने स्वीकार की कि क्वेश्चन आर जो है उसमें 10 से भी ज्यादा संख्या में हो रही है, 12, 12, 13, 13, 14 तक भी पूछे गए हैं वहां पे। इस बार एक अच्छा रिकॉर्ड कहा जा सकता है, क्योंकि इस हाउस में इतने क्वेश्चन आना याद नहीं आ रहा है। मैंने जब से इस विधानसभा में यहाँ पे पहला सत्र शुरू हुआ उससे मैंने देखा हुआ है यहाँ पे, तो एक अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है कई बार कि हंगामा, दूसरे का सवाल नहीं लगे, ये भी इसे हाउस में बहुत अच्छे से देखा गया है। आप तो खुद प्रत्यक्षदर्शी है कि अगर किसी सवाल को टालना है तो जानबूझ करके हंगामा ही बरपा दिया जाता है। तो कहीं इन परंपराओं की जो बनती जा रही हैं इन पे तो लगाम लगनी चाहिए। अगर स्वच्छ स्वस्थ वातावरण अगर हाउस का बनाना है तो कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। अभी देखिए यहाँ हमारे लोगों की बड़ी नाराजगी रही पत्रकारों के साथ भी, सीपी जोशी जी ने जो स्टैंड उठाया, लेकिन जब पता लगा कि केवल ये पत्रकार मंत्री इन्हीं के लिए नहीं, मुख्यमंत्री के लिए भी उन्होंने बात किया, जैसा वो बता रहे हैं कि पहले 22-22 लोग सीएम के साथ में ऑफिस में आते अंदर, सिर्फ 5 लोगों को कर दिया। तो कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। हो सकता है कि ये आप लोगों को लगता हो कि हमारा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, ये भी बात तो हो सकती है कि किसी क्वेश्चन पे कोई दूसरा साथी अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है उसकी तैयारी मूल प्रश्नकर्ता से भी बेहतर हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इतना समझ जानना चाहता हूं कि क्या स्पीकर के साथ नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष, आपके सचेतक, किसी का डायलॉग हुआ है कि इस गतिरोध को तोड़ा जाना चाहिए? देखिए, अभी तक जहां तक मेरी जानकारी है तब तक अभी तक कोई संवाद स्थापित नहीं हुआ है। लेकिन योगेंद्र जी, हम सिर्फ इतना चाहते हैं, इस व्यवस्था से एक चीज तो हुई है कि मान्य सदस्यों के प्रश्न आना शुरू हुए हैं, 12-12, 13-13 प्रश्न आ रहे हैं। लेकिन एक दूसरा जो इसका पहलू है, वो पहलू इस बात के लिए कि मंत्री सिर्फ वहीं तक सीमित है, जो जवाब है उनके अधिकारियों ने तैयार करके दे दिया वो वहीं तक सीमित है, उसके आगे नहीं है। लेकिन अन्य मान्य सदस्य जो प्रश्न पूछते हैं, जो हो सकता है मूलकर्ता जो प्रश्न करता है उसके ध्यान में नहीं है, तो उनके लिए माननीय मंत्री महोदय को तैयारी करनी चाहिए। अब हो क्या रहा है कि जो अधिकारियों ने तैयार करके दिया वो सिर्फ उसको पढ़ने का काम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि सदन के अंदर एक पूरी मजबूती के साथ कोई अगर समस्या आती है तो उसका स्थायी समाधान निकले। और स्थायी समाधान जैसे माननीय अध्यक्ष जी के 2 निर्णयों का या 2 व्यवस्थाओं का मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद दूंगा कि मैंने मेरे ये 16 साल है राजनीति का, इन 16 साल के अंदर पहली बार सदन के अंदर देखा है कि माननीय अध्यक्ष जी ने सरकार को भी डायरेक्शन दिए हैं कि अगर आप कार्रवाई कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आसन से व्यवस्था दे रहा हूं। इतना कठोर निर्णय भी माननीय अध्यक्ष जी ने किया है, उसका हम स्वागत करते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, इनकार नहीं है। लेकिन सिर्फ हम इतना चाहते हैं कि माननीय अध्यक्ष महोदय उन प्रदेश स्तरीय प्रश्नों के ऊपर उदारता बरते जो जनहित से जुड़े हुए और जिनका जवाब आना जरूरी है। हो सकता है कि अधिकारी उस प्रश्न के उत्तर के अंदर खुद फंसते हुए नजर आते हैं तो ये जवाब देते ही नहीं। तो मेरे ख्याल से इस व्यवस्था के अंदर भी माननीय अध्यक्ष जी को ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं रामकिश जी आपके पास आना चाहूंगा। जी। आपको लंबा एक्सपीरियंस है राजनीति का, आपने देखा भी होगा, हाउस की प्रोसीडिंग को पढ़ा भी है, सुना भी है, आप तो सिस्टम से भी जुड़े रहे हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि मैं काफी लंबे समय बाद में ये अवसर मुझे देखने को मिल रहा, सुमित्रा सिंह जी की ये थोड़ी व्यवस्था बीच में थी, हालांकि सभी अध्यक्ष जो रहे अपने अपने कार्यकाल अच्छा रहा, लेकिन उन्होंने भी अधिकारियों को पर कार्रवाई करने के लिए बाकायदा मंत्रियों को निर्देशित किया। इस सत्र में हो सकता है ज्यादा बार 3 कार्रवाइयों की मुझे अच्छे से ध्यान है, जिसमें बीच में अध्यक्ष ने इंटरप्ट किया और मंत्री को यह कहा कि ये नहीं कि हम उचित कार्रवाई करेंगे, हमारे प्रसंग ज्ञान में आया है, ये नहीं है। जब मान रहे हो आप इसको कि बिल्कुल गलती है तो गलती की सजा होनी चाहिए, चाहे वो आबकारी अधिनियम की बात हो कि अब इसमें बदलाव का समय आ गया है, या जयपुर डेयरी का एक मामला था उसकी बात तो हो, सिरोही की नगर परिषद का मामला जिसमें शराब की दुकानों का अवैध तरीके से वो क्या एपीओ भी कर दिया, उसमें सारी बातें जो सामने आई। तो कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो हाथ की हाथ यहाँ पे कर रहे हैं, कुछ ऐसा याद है कि वास्तव में ऐसे डिसीजंस होने चाहिए? जी, मेरा मानना यह है योगेंद्र जी कि माननीय सदस्य अभी खुद आपके सामने स्वीकार कर रहे हैं कि माननीय अध्यक्ष जी ने कठोर रुख अपनाया हुआ है, और वो केवल प्रतिपक्ष के साथ हो ऐसा नहीं है, वो सरकार को भी निर्देश देने की स्थिति में कभी कभी अगर मान लो सही जवाब मंत्री महोदय की तरफ से अगर नहीं आ रहा है और उस जवाब से अगर वो संतुष्ट नहीं है
तो आसन की तरफ से भी व्यवस्था देने की बात वो कर रहे हैं। तो इससे समझ जाना चाहिए प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को कि यहाँ निष्पक्ष रूप से जो कार्रवाई की जा रही है उसमें माननीय हमारे जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से ऐसा प्रयास रहता है कि सबको बात कहने का समय भी मिले। सारे माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं वो प्रश्न जो पूछा और उसका माननीय मंत्री ने जवाब दे दिया, तो जवाब आने के बाद में वो ड्रॉप होना चाहिए, बात रुकनी चाहिए। अब होता क्या है कि आपने सवाल पूछा और सवाल पूछने के बाद में फिर उसमें आप उसमें वाद विवाद में डिबेट में जब जो मुद्दा पड़ जाता है तो आगे के क्वेश्चन वो रुक जाते हैं। तो उनका उद्देश्य मात्र इतना सा रहता है कि जो आगे क्वेश्चन लगे हुए हैं, माननीय सदस्य जो नए आए हैं वो भी ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि भाई हमने प्रश्न लगाया तो विधानसभा में हमारे क्षेत्र की बात उठाने का, मांग उठाने का हमें मौका मिलता है। तो उन लोगों को मौका नहीं मिल पाता और इश्यू अब जब वाद विवाद की तरह डिबेट की तरफ डाइवर्ट हो जाता है तो उसमें बहुत लंबा समय लगता है। तो उसको उन्होंने पर्टिकुलर वहां तक रोका हुआ है कि उन्होंने माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा और उसका प्रॉपर तरीके से जवाब आ गया तो उसको आगे वो पुकारने की व्यवस्था वो देते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं बहुत बारीकी से देख रहा हूं कि उनका कहीं भी कोई भी पक्ष और प्रतिपक्ष के प्रति ऐसा नहीं है कि कोई वो भेदभाव कर रहे हो या कोई सरकार की तरफदारी कर रहे हो, प्रतिपक्ष को मौका नहीं दे रहे हो, बराबर मौका वो देते रहे हैं और उनकी मंशा बिल्कुल हाउस को निष्पक्ष रूप से अनुशासन के साथ चलाने की रही है। चलिए विजय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस वक्त आप विधानसभा लगातार देख रहे हो, हाउस की स्थिति क्या है? बीजेपी के विरोध को अगर देखा जाए, रामकेश जी कह रहे हैं कि गलत विरोध है, स्पीकर सबके लिए एक समान नजरिया रखे हुए हैं। कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी को रोका जा रहा हो, जैसे बीजेपी का दावा है? नहीं, ऐसा नहीं लगता। और बीजेपी के जो कई विधायक हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। कहीं ना कहीं जो लोकतांत्रिक तरीके से जिस तरह धीरे धीरे जिस तरह इसका विरोध किया जा रहा है, जो नई व्यवस्था है उसका, तो कहीं भी इस तरह नहीं लगा। सदन के भीतर भी किस तरह से विधानसभा अध्यक्ष पर कोई टीका टिप्पणी नहीं हुई और बाहर भी कोई टीका टिप्पणी नहीं हुई। शुरुआत से ही जो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की इस तरह की छवि है कि उन पर कोई भेदभावपूर्ण आरोप भी नहीं लगे। और भाजपा के विधायक है, कई दिग्गज नेता है, वो भी इस बात को स्वीकारते हैं कि सीपी जोशी साफ छवि के नेता है। लेकिन ये व्यवस्था है, इसके खिलाफत इसलिए की जा रही है कि कई जो विधायक है उनको जिनको क्वेश्चन याद नहीं रहता था, कोई अचानक से कोई क्वेश्चन पुट होता था तो उनको कोई पूरक प्रश्न उनके जहन में आ जाता था और वो सवाल कर लिया करते थे। तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भी होता था। लेकिन प्रश्नकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण सवाल जो चुन कर आते हैं उनको जरूर समय नहीं मिल पाता था, वो समय अब मिलने लगा है। रामलाल जी, आपके पास आना चाहूंगा। अब तो तीसरा कार्यकाल आप ये देख रहे हैं और चौथा ही कहूंगा मैं तो। बीच में आप एक चुनाव आपने लूज किया, लेकिन एक आदमी जब जिस हाउस से होता है तो एक एक बारीकी से उन चीजों को देखता है, पढ़ता है। व्यवस्था में सुधार में कुछ चीजें हो सकती हैं, कुछ खामियां हो सकती हैं। जैसे रामकेश जी कह रहे हैं कि कुछ विषय पर प्रश्नकाल में डिबेट शुरू हो जाती है तो कहीं तो राइडर लगाना पड़ेगा। अभी मूल जो विरोध है, हालांकि आपने ये कहा भी कि ऐसा भारी भरकम विरोध नहीं है कि जो ये गतिरोध टूट ही ना सके, तो ये माना जा सकता है कि प्रयास का अभाव अभी तक नहीं। योगेंद्र जी, प्रयास का अभाव नहीं है, बस एक जो छोटी सी बात है कि जो मैंने पहले भी कहा है कि यदि प्रदेश स्तरीय प्रश्नों के अंदर पूछने की अनुमति दी जाती है, वो अध्यक्ष के ऊपर है कि अध्यक्ष जो भी मान्य सदस्य नीचे पूर्व प्रश्न करना चाहते हैं उनमें से किसको अनुमति दे। वो उनके विवेकाधिकार का विषय, पक्ष को दे, प्रतिपक्ष को दे, इंडिपेंडेंट को दे, वो जिसको चाहिए उसको दे। लेकिन कई प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर आना जरूर है। जो अधिकारियों ने लिख के दिया, मंत्री जी ने वो बोल दिया, गोलमोल बोल दिया, उसका स्पष्ट कई बार संतुष्टि नहीं होती है। आज जैसे खेल मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसके अंदर गुणावगुण के आधार पे वित्तीय संसाधन होंगे तो आपका काम होगा। मतलब कम से कम 3 या 4 प्रश्न ऐसे थे जो मान्य सदस्यों के स्कोर से जुड़े हुए थे और सबके अंदर एक ही उत्तर था। किसी के अंदर भी उन्होंने इस गंभीरता को नहीं दिखाया कि नहीं बजट का कमी है, लेकिन फिर भी हम कम से कम ये इतना करने का प्रयास तो हम करेंगे। हमारा सिर्फ जो मतभेद है वो मतभेद थोड़ा सा इसीलिए है कि माननीय अध्यक्ष महोदय को थोड़ा सा उदार होने की आवश्यकता है और उदार होकर अगर इस व्यवस्था के अंदर और ये जोड़ते हैं तो उसके अंदर सभी का हित है। और मैंने तो योगेंद्र जी इसके आगे एक और माननीय अध्यक्ष महोदय को बात कही थी, मैंने व्यक्तिगत मिलकर कही थी। मैंने कहा कि साहब
जिस तरीके से जो भी कोई मूल प्रश्न करता है उसका जवाब आपने लिखित में दे दिया, तो मंत्री जी को जवाब पढ़ने के कहां हो सकता है? मंत्री जी वही पढ़ रहे हैं जो हमारे पास लिखित में आ चुका। तो उसके अलावा मूल प्रश्नकर्ता को सीधा ही पूरक प्रश्न करने की अनुमति दे, ताकि और 2-4-5 क्वेश्चन और आ सके। तो व्यवस्थाओं के अंदर बदलाव करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है योगेंद्र जी। लेकिन एक बात करनी पड़ेगी इसके अंदर, आप दोनों को अच्छा एक्सपीरियंस है, दोनों एमएलए साहिबान यहाँ पे हमारे साथ में है। अगर कोई विधायक मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि रिटर्न का जो जवाब है, जिसका क्वेश्चन है वो तो निश्चित रूप से पढ़ता ही है, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कह सकते हैं या व्यवस्था है, खरे तो अध्यक्ष के अपने विशेषाधिकार है उनका। लेकिन बात सही है आपसे कि इससे अगर क्वेश्चन पूछने में की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो मुझे लगता है एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं आराम से सीधे, क्योंकि पूरक प्रश्न साहब आपने ये जवाब दिया है और हकीकत है इसकी, ये तो एक तरह से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, आप वहीं से शुरू कर सकते हैं, बात ठीक है। लेकिन पट्टी जो बांध करके जाने का एक आप लोगों ने अपनाया, हालांकि 3 दिन से विरोध चल रहा है, जो जानकारी मिल रही है 3 दिन में अभी ये गतिरोध नहीं टूट पाया। आपके तो नेता प्रतिपक्ष खुद बहुत उदार हैं, आपके उपनेता प्रतिपक्ष हैं, ये सारे सिस्टम को बहुत अच्छे से समझते हैं। मेरे ख्याल से जहां तक मुझे उम्मीद है, और उम्मीद के आधार के ऊपर मैं कह सकता हूं कि जब सोमवार को सदन की शुरुआत होगी तो कुछ बेहतर तरीके से होगी, इतना हमें विश्वास जरूर है। क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय भी थोड़ी उदारता बरतेंगे, और जो मैंने पहले भी कहा कि विषय इतना बड़ा नहीं है कि जो गतिरोध टूट नहीं सके, या मुद्दा इतना बड़ा नहीं है कि जिसका समाधान नहीं हो सकता। आराम से हो सकता है समाधान, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे विरोध दर्ज कराने का जो तरीका है वो लोकतांत्रिक तरीका है। हमने कहीं पर भी सदन के जो व्यवस्था है या सदन की जो चलने की प्रक्रिया उसके अंदर व्यवधान पैदा करने का काम नहीं किया। हमारा जो विरोध दर्ज कराने का तरीका था वो सांकेतिक तरीका था। मैं आ रहा हूं आपके पास में, श्याम जी हमारे साथ में इस वक्त। श्याम जी, गतिरोध तो नहीं कह सकता इसको, लेकिन एक विरोध जरूर है बीजेपी का। देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से आज सदन में जो कुछ देखने को मिला, उस एक तरह से प्रतिपक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दिखाकर सरकार को कटघरे पे खड़ा कर दिया। ये नहीं पता था, न तो अध्यक्ष को पता था कि विरोध किस प्रकार का होगा, क्योंकि 2-3 दिन से गतिरोध इनका इस बात को जारी है कि अध्यक्ष पूरक प्रश्न पूछने नहीं देते अन्य सदस्यों को। जिसका प्रश्न है उसको तो पूरक प्रश्न पूछने देते हैं या प्रतिपक्ष के नेता को पूछने देते हैं, बाकी को नहीं पूछने देते। इसका विरोध ये कर रहे हैं, 3 दिन से कर रहे हैं। आज तो ये उनका विरोध का तरीका भी अनोखा था। मुंह पर सफेद पट्टी बांध करके अपने स्थान पर बैठे हुए थे और विधानसभा अध्यक्ष आ गए, क्योंकि पहला दूसरा प्रश्न प्रतिपक्ष का ही था। तीसरा प्रश्न जो दूसरा लिया गया था खेल राज्य मंत्री का, तो उन्हें आकर के अध्यक्ष ने देखा कि जब सफेद पट्टी बांधे हुए हैं तो इनको ये मानते हुए कि सदन में मौजूद भी हैं तो भी इनको वहां उन्होंने माना नहीं, इसलिए उनका नाम नहीं पुकारा किसी भी प्रतिपक्ष के सदस्य का जिसका कि प्रश्न वहां था। और जैसे ही उन्होंने खेल राज्य मंत्री का नाम पुकारा, जैसे वो उन्होंने पुकारा तो वो मौजूद नहीं थे तो सवाल का जवाब कौन देगा। बड़े अफरा तफरी का माहौल था वहां पर। न तो संसदीय सचिव शांति धारीवाल मौजूद थे, न ही मुख्य सचेतक मौजूद थे। उप सचेतक क्योंकि घबरा गए, पहली बार उन्होंने स्थिति देखी, वो भागे दौड़े अपने ऑफिस की तरफ, उन्होंने फोन लगाया और किसी तरह से खेल राज्य मंत्री को वो लाने में कामयाब हुए। तो एक तो ये हुआ कि वो हो तो गए, उस वक्त खेल राज्य मंत्री आकर के जवाब दिया, लेकिन ये देखने को आया कि आज फिर वही स्थिति बनी कि 25 मिनट पहले प्रश्न सारे पूरे हो गए, टाइम बचा, स्थगित करनी पड़ी। लेकिन इस बहाने प्रतिपक्ष ने बड़ी चालाकी से अपनी चीज तो दर्शा भी दी, लेकिन दूसरी तरफ सरकार का ये दिखा दिया कि सरकार किस तरह से सदन के प्रति सजग है। वहां ना तो उप मुख्यमंत्री थे ना मुख्यमंत्री थे, इस कारण फ्लोर मैनेजमेंट पूरी, अगर मुख्यमंत्री होते तो सदन में खुद खड़े हो जाते और बोल सकते थे, सारी बातों को संभाल सकते थे। लेकिन फ्लोर मैनेजमेंट सत्ताधारी पार्टी का चरमराया हुआ दिखाई दिखा। इसे लगता है कि सत्ता पार्टी के लोग में एकता का सूत्र में बंधे हुए नहीं है, गुटबाजी है। इस कारण से वो सारी चीजें प्रदर्शित हो रही है। अब आप देखिएगा सदन के बाहर भी जिस प्रकार से प्रतिपक्ष के नेता ने जो कुछ कहा कि हम तो आज गांधीवादी तरीके से शांति के दूत के रूप में सफेद पट्टी बांधकर आए थे, क्योंकि अध्यक्ष हमारी बात सुनना नहीं चाहते, अध्यक्ष हमारी चीज को नहीं सुनना चाहते। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूँ प्रतिपक्ष को कि अगर प्रतिपक्ष में इतना ही दम है तो लाइए नया विश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष के खिलाफ।
आप जताइए कि देखिए कि अध्यक्ष जी आपकी कार्रवाई, आपका जो रवैया ठीक नहीं है, हमारे विश्वास 40। समझे, एक बात मैं बताना चाहूंगा, बहुत आगे की बात है। रामलाल जी का एक कहना है कि बीजेपी अध्यक्ष के रुख से तो संतुष्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सिर्फ अगर इस बात को लेकर के जो गतिरोध है, ये भी शायद हो सकता है कि सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन जिस प्रक्रिया से विधानसभा रन कर रही है वो वास्तव में बहुत अच्छी, हम उसकी तारीफ करते हैं। और कई बार हम लोगों ने अध्यक्ष के फैसले पर मेज भी थपथपाई है, उससे डिनाई नहीं कर रहे कि अध्यक्ष का एक मामले को लेकर के इनका मानना है कि पूरक प्रश्न करने की इजाजत सबको दी जानी चाहिए। बस इनका ये एक नाराजगी का कारण है, बाकी अध्यक्ष जैसे व्यवस्था कर रहे हैं बिल्कुल वेल एंड गुड। लेकिन योगेंद्र जी, आखिर किस प्रश्न पे पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रतिपक्ष या सत्ता पक्ष को दिया जाए, ये भी तो प्रश्न खड़ा हो जाता है। क्योंकि ये देखिए, सुनिए रामलाल जी, एक बात सुनिए, आप उसके बाद बोल रहे हैं, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। आप कौन सा प्रश्न ऐसा होगा कि जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये निर्णय तो होना संभव नहीं है। देखिए, कल मैं अध्यक्ष के पास मैं भी बैठा था, उन्होंने कहा कि मैं तो उनको कह चुका हूं कि आप एक दिन एक व्यक्ति को कर लीजिएगा, वो पूछे, चाहे प्रतिपक्ष का नेता नहीं कोई और व्यक्ति तय कर ले, वो उस दिन पूरक प्रश्न पूछे। लेकिन सबको पूरक प्रश्न पूछ करके इस सदन का समय 25 मिनट 30 मिनट एक प्रश्न या 2 प्रश्न पर लगा दिया जाए, ये किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करूंगा। अब ये अगर प्रक्रिया में उसके बावजूद भी जिस प्रकार की प्रक्रिया ये अपना रहे हैं, ये विरोध का तरीका है। लेकिन मैं मान के चलता हूं, आप अध्यक्ष जी के खिलाफ अविश्वास लाइए, तो फिर आप, क्योंकि आपके पास संख्या की ऐसी नाराजगी नहीं है, आप कार्यशैली को लेकर के नाराज हैं, तो कहिएगा हम आपकी कार्यशैली को स्वीकार नहीं करते, इसलिए हम अविश्वास प्रकट करते हैं। आप ले आइए, उसके बाद आपके सामने या तो अध्यक्ष जी का रुख बदलेगा, नहीं तो कुछ और हो सकता है। आप प्रतिपक्ष के सदस्य, आप भी यही चाह रहे हैं, आप पहली बार तो आए नहीं है सदन में, आप अब तक आए। एक तो मान्य सदस्य जो है, जो प्रश्न करते हैं वो अपनी विधानसभा क्षेत्र के करते हैं, वो अपनी विधानसभा क्षेत्र के प्रश्न करें। मंत्री जी, अरे मेरी बात सुनो, किसको अधिकार होगा? अरे शाम की बात तो सुनो, मैं बता रहा हूँ ना किसको अधिकार है, बता रहा हूँ ना, आप सुनो सही। जो प्रदेश स्तरीय प्रश्न है, उन प्रश्नों के अंदर किसी, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ सत्ता पक्ष के मान्य सदस्यों को ही या प्रतिपक्ष के मान्य सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार है। ये अध्यक्ष जी के ऊपर है कि ऐसे प्रदेश स्तरीय प्रश्नों के ऊपर सत्ता पक्ष या विपक्ष या इंडिपेंडेंट, वो जिससे चाहे उससे पूरक प्रश्न की अनुमति दे सकते हैं, और एक अनुमति दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि उस प्रश्न के ऊपर सभी को अनुमति दी जाए और आगे प्रश्नकाल चले ही नहीं। अब दे किसको अनुमति, ये भी तो दिक्कत है, कौन तय करेगा? ये भूमिका तय करने की स्थिति में प्रतिपक्ष नहीं है, प्रतिपक्ष बात ही नहीं कर रहा। तय करने की आवश्यकता नहीं है, बातचीत अध्यक्ष महोदय के ऊपर है, सब विवेक के आधार पर कि प्रदेश स्तरीय प्रश्नों के ऊपर पूरक प्रश्न कोई भी मान्य सदस्य। रामलाल जी, मैं कह रहा हूँ उसके बाद प्रतिपक्ष का कोई भी सदस्य अध्यक्ष के चैम्बर में जाके बात करने गया क्या? क्योंकि 25 मिनट पहले स्थगित की थे ना सदन की कार्रवाई, तो आप जाकर के बातचीत करने को तैयार नहीं है। आप अपना, क्योंकि आपके कुछ प्रश्न ऐसे आ गए थे आज भी, जिससे कि आपकी सरकार की पुरानी पोल खुलने वाली थी। आप अपने चीजों को भी, क्या पता ऐसी चीजों को रोकने के लिए भी ये सब प्रक्रिया अपना रहे हो। ये बहुत सारी चीजें होती है कि सत्ता पक्ष विपक्ष में बहुत सारी चीजें, आपसी मंथन, आपसी हमारी सरकार ने आती है, वो किसी से छिपा वाली है। आपने सरकार ने किया, चले मैं लौट रहा हूँ आपके पास में, शाम के लौट रहा हूँ आपके पास में, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं हम राजस्थान विधानसभा में भाजपा का गतिरोध बहुत भारी भरकम नहीं है, लेकिन चर्चा जरूर है उनके विरोध करने के तरीके की। चलिए मैं रामकेश जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार। रामकेश जी, जी मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट का जो पहला चरण रहा उसके समापन के दौरान एक बात कही थी जी। कैलाश मेघवाल साहब सामने बैठे हुए थे और उन्हें इस बात का एहसास भी कराया कि जब आप स्पीकर थे और प्रतिपक्ष को आपने बहुत कुछ एहसास कराया, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, और अध्यक्ष से भी रिक्वेस्ट की कि वास्तव में जो भावनाएं होनी चाहिए कि स्पीकर की उसी तरह से काम करें। कहीं कुछ पहले में और अब में कुछ ऐसा है? कैलाश मेघवाल साहब पे उन्होंने एक सवाल खड़ा किया। बिल्कुल योगेंद्र जी, आपने पहला जो इसका बीजेपी का जो कार्यकाल था वो भी देखा, और आज भी हाउस चल रहा है, आज भी आप देख रहे हैं। आप देख सकते हो कि कैलाश मेघवाल जी की जो रणनीति थी
और सदन को चलाने की जो उनकी प्रक्रिया प्रक्रिया उनकी रणनीति, अध्यक्ष का भी रवैया होता है, रणनीति होती है, उनको हाउस को कैसे चलाना है और कितना उनको पक्ष और विपक्ष को कैसे किसको क्या मान सम्मान देना है, ये उनके अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड करता है। और मैं ये कह सकता हूं निश्चित रूप से कैलाश मेघवाल जी सदन के प्रति और सदन में निष्पक्ष नहीं रहे। उन्होंने कांग्रेस के साथ कई बार बदसलूकी की। हमारे नेता जो प्रतिपक्ष थे उस समय, उनको बोलने तक नहीं दिया। आज सीपी जोशी साहब से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते, उनका नेचर नहीं है, उनका स्वभाव अलग तरीके का है। वो सरकार को और प्रतिपक्ष को साथ लेकर के चलना चाहते हैं, हर माननीय सदस्य को उनका सम्मान देना चाहते हैं, और जब वो सवाल पूछते हैं वो जब तक संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक उसको पूरक प्रश्न का भी उसको अवसर देते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन अब बार बार कई जो माननीय सदस्य हैं प्रतिपक्ष के, वो हाउस को पूरा कैप्चर करना चाहते हैं और केवल खबरों में रहने के लिए, अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए अगर हाउस का इस्तेमाल करें तो ये सीपी जोशी साहब के सामने ये संभव नहीं है। सीपी जोशी साहब वही काम करेंगे हाउस में जो नियम प्रक्रिया और कानून के तहत है। बार बार हमारे प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र जी राठौड़ साहब वो एक जो बुक है उसको लेकर के और तमाम सदस्यों को और हमारे अध्यक्ष जी को भी बार बार कहते हैं यह हाउस नियम कायदे कानून से चल रहा है। जब नियम कायदे कानून से चल रहा है तो आप भी नियम कानून कायदे से बंधे हुए हो। अध्यक्ष की जो व्यवस्था है उसको मानिए। अध्यक्ष जी ने कोई फैसला दे दिया तो उसके बाद में क्या बच जाता है? अगर हम अनुशासन नहीं रखना चाहते तो हाउस चल नहीं सकता। ये पहले दिन ही उन्होंने अपनी मंशा भी व्यक्त कर दी और पहले दिन पक्ष और विपक्ष को बता भी दिया कि मैं हाउस को ऐसे चलाना चाहता हूं, और ये सारी उनकी जो रणनीति उसको उन्होंने सबके सामने क्लियर भी कर दिया और सीपी जोशी साहब उसी तरीके से उसको। एक मेरा छोटा सा सवाल हो रहा है, जैसे श्याम जी ने सवाल खड़ा किया कि सत्ता पक्ष का फ्लोर मैनेजमेंट बिल्कुल गड़बड़ाया हुआ था, ना मंत्री मौजूद थे, ना संसदीय कार्य मंत्री मौजूद थे, ना मुख्य सचेतक मौजूद थे। तो ये तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति और पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले भी जब डिमांड्स की शुरुआत हुई थी उस दिन भी मंत्री की जगह किसी दूसरे मंत्री को पढ़ना पड़ा। हालांकि चले एक परंपरा अगर नहीं है मौजूद, लेकिन एटलीस्ट जिस विभाग की डिमांड है, बारात चल रही और दूल्हा है ही नहीं, तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति होगी। वो तो ऐसा नहीं है योगेंद्र जी, वो तो आज हाउस के टाइम में समय पर जो अभी मंत्री और सारे जो क्वेश्चन लगे हुए हैं होते हैं उनको पढ़ते हैं, देखते हैं किस नंबर पर कौन सा क्वेश्चन है, तो संबंधित मंत्री वो ये देख करके भाई 10 मिनट 5 मिनट 10-15 मिनट 20 मिनट का जो गैप है तो हो सकता है वो 2-4 मिनट। लेकिन इन्होंने आज प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने अकस्मात ऐसा रुख अख्तियार किया कि वो उनकी तरफ से कोई सवाल आया नहीं, तो निश्चित रूप से उसमें जो टाइम लगना था वो टाइम नहीं लगा, तो उस वजह से कोई मामूली कोई हुआ नहीं। गरिमा के अनुरूप नहीं, गरिमा के अनुकूल नहीं था। गरिमा मैं तो मानता हूं कि माननीय हमारे जो लेकिन प्रश्नकाल देखिए साहब, प्रश्नकाल अगर शुरू है तो एटलीस्ट उसमें 5 और 10 मिनट की बात नहीं होती है। उस वक्त प्रश्नकर्ता को भी होना चाहिए और मंत्री को भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हालांकि सीपी जोशी हैं वो जानते हैं, लंबाई का एक्सपीरियंस है, मंत्री को इस बात की नसीहत भी दी होगी कि मैं एक बात जानना चाहूंगा श्याम जी, अभी रामकेश जी ने बड़ा सवाल खड़ा किया कैलाश मेघवाल साहब के रवैये पर, ये कहीं कोई बात ऐसी महसूस होती है? क्योंकि कटारिया साहब अभी मैं सुन रहा था उनको, तो उनका कहना था कि ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रतिपक्ष को बाउंड किया जा रहा है। लेकिन कैलाश मेघवाल साहब का कार्यकाल आपने देखा, अब देखिएगा क्योंकि आप देखिए प्रतिपक्ष के नेता ही भूल जाते हैं, वो भी सत्ता में रहे, उनके भी विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने कितनी गरिमा तोड़ी, क्या क्या नहीं कहा। जो अधिकार प्रतिपक्ष के नेता का था, रामलाल जी कहते हैं वो मिला था अगली बार। अब क्या स्थिति ऐसी हो गई, पूरक प्रश्न पूछने दिया जाए ये रूल्स में कहीं है नहीं, कि उसी को अधिकार बनता है जिसने प्रश्न किया है।
प्रश्न जिसका लगा है सबसे पहले अधिकार उसको मिलता है और उसको पूर्वक प्रश्न पूछने का स्वतंत्रता विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दी जा रही है। तो अब ये कह देना कि हम सबको पूछने दिया जाए जी, जी। और कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण है कौन सा नहीं है, बिल्कुल। हाउस का श्याम हर जी, प्रश्न महत्वपूर्ण होता है। श्याम जी, ये बात आप सही कह रहे हैं कि केवल अधिकार मूल प्रश्नकर्ता को है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का, ये नहीं है। पहला राइट उसका है, लेकिन अन्य सदस्य भी पूछ सकते हैं अगर स्पीकर चाहे तो। ये व्यवस्था पे है। लेकिन ऐसे मैं बीच में आपको 1 मिनट रोकूंगा। किस प्रश्न का जवाब उपयुक्त जवाब आ गया और किस प्रश्न में पूरक प्रश्न पूछना जरूरी है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय तो अध्यक्ष को करना है। जब अध्यक्ष की व्यवस्था हाउस में तय है, अध्यक्ष जो व्यवस्था देंगे उनको मानना जरूरी है, मानना ही पड़ेगा, तभी हाउस चलेगा। तो माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों को तो इसको बड़ा दिल रख करके और हाउस को चलाना चाहिए। उनको इतना बहुमत दिया है, इतनी बड़ी संख्या में वो जीत करके आए हैं, तो मैं तो ये मानता हूं, मेरा मानना है कि उनको सरकार को अगर राजस्थान की जनता के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए उनको। अगर 13, 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन इनके थे, 4-5 क्वेश्चन उनके थे, फिर भी ये सदन में अपने आप को सक्रिय नहीं रखे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा श्याम जी, बात ये नहीं है, एक रणनीति होती है। देखिए, फ्लोर मैनेजमेंट सरकार का कितना है, इसे साबित करने के लिए बेशक ये सवाल नहीं पूछ पाए, कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कितना बड़ा मलाल है, लेकिन सत्ता पक्ष के फ्लोर मैनेजमेंट को जो गड़बड़ा दिया, ये मुझे लगता है कि बड़ी रणनीतिक जीत है बीजेपी की। देखिए, मैं तो पहले शुरू में कह रहा था कि इनकी रणनीति निश्चित रूप से सत्ता पक्ष के लिए भारी पड़ गई जी। भारी रामलाल जी कुछ कह रहे हैं एक बात। मैं ये कहना चाहता हूँ योगेंद्र जी, सरकार कितनी गंभीर है जनहित के मुद्दों के आधार के ऊपर, मैं इसका बाकायदा बिना आलोचना के आधार के ऊपर नहीं, जो हकीकत है उसके आधार पर मैं बयां कर रहा हूँ। आज आपने भी देखा होगा रामकेश जी, सरकार के मंत्री प्रश्नकाल समाप्त होते ही या तो अपने ऑफिस के अंदर चले जाएंगे या दूसरे माननीय मंत्री के पास बैठ के बातें करने लग जाएंगे। आज सरकार के ही माननीय विधायक बोहरा जी का प्रश्न था, वो भी समय पे नहीं पहुंचे प्रश्न पूछने के लिए। उनको अपने क्षेत्र की जनता की चिंता नहीं है, उनको समय पे आना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। मंत्री जी समय के ऊपर नहीं आए, 2 बात। तीसरी, पहली बार देख रहा हूं प्रदेश के मुखिया बजट पेश करने के लिए आए, उसके बाद नहीं आए, या बजट की रिप्लाई जिस दिन थी उस दिन आए, उसके बाद नहीं आए। और आज दिन तक सदन को चलते हुए मेरे ख्याल से 16 या 17 बैठकें हो चुकी, लेकिन 2 दिन के अलावा सदन का नेता कभी नहीं आए। यही स्थिति डिप्टी सीएम की आपकी है। डिप्टी सीएम साहब भी 1 या 2 बार आए होंगे सदन में, जब उनके प्रश्न लगते हैं, बाकायदा उनके अलावा वो कभी सदन के अंदर नहीं आते। तो जब सरकार ही खुद ही नहीं चाहती कि सदन की गंभीरता रहे, महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर तर्क वितर्क हो, उसके अंदर कुछ मंथन निकल के आए, तो मुझे लगता है कि सरकार कतई गंभीर नहीं है, सिर्फ औपचारिकता पूरा करना चाह रही है। और औपचारिकता पूरा करने के साथ साथ वही रटे रटाई शब्द बोलना चाह रही है कि हमारा खजाना खाली है, इन्होंने वित्तीय प्रबंधन ठीक नहीं किया, हमारा पूरा गड़बड़ा। रामलाल जी, आप अपने मेरी बात सुने, इनके रटे रटाई शब्द है श्याम जी, ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। सरकार पूर्ण रूप से सदन के प्रति, हाउस के प्रति गंभीर है। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा माननीय बारीवाल जी हमेशा सदन में रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी पायलट साहब भी लगातार सदन में आते रहे हैं, जाते रहे हैं। और आप ये देखिए, उनकी तरफ से अगर कोई प्रश्न का जवाब है तो निश्चित रूप से हमारे धारीवाल जी हमेशा सदन में मौजूद रहते हैं और खुद को नहीं पता, कई बार आसन जवाब दिया जा रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं, और मुझे तो ये कहते हुए बुराई नहीं है योगेंद्र जी, मैं आपको कह सकता हूं कि माननीय प्रतिपक्ष इस बात से डरा हुआ है कि 5 साल उन्होंने जो घोटाले किए इस राजस्थान में, जो भ्रष्टाचार किया, जो अनियमितताएं की, वो सारी की सारी बातें उजागर हो रही है। पूछना चाहे आज ये आरोप नहीं है, आरोप नहीं है। प्रतिपक्ष सदस्य बार आपकी सरकार वॉकआउट कर रहे हैं, सदन का बहिष्कार कर रहे हैं, उनको प्रश्न पूछना चाहिए और प्रश्न पूछ करके और उनको हाउस में रुकना चाहिए। हाउस में जब नहीं रुक रहे, हाउस में नहीं रुक रहे तो निश्चित सही में मना कौन कर रहे हैं? अभी सरकार का तो पहला बजट है, इसमें काम की समीक्षा, 5 साल के काम की समीक्षा होनी है जो सरकार की होनी है। वसुंधरा जी लगातार सदन से अनुपस्थित है, वो आ ही नहीं रही है।
तो ये सिद्धि कुमारी भी नहीं आ रही है। इसलिए ये इनकी पोल खुलने जा रही है। अगर ये प्रश्न पूछते हैं, सदन में रहते हैं, तो निश्चित रूप से। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा सर, यहाँ पे अगर किसी की पोल खोलनी है, पोल मतलब पर्टिकुलर व्यक्ति की नहीं है, इसमें अगर सिस्टम कहीं करप्ट हो रहा है तो वास्तव में उसको धरातल पे लाना चाहिए और एहसास कराना चाहिए, बताना चाहिए। लेकिन ये राइट जो दूसरे सदस्य हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के, उनको भी है अधिकार, कभी भी सवाल लगा सकते हैं कि अमुक टाइम पे क्या हुआ, उसके सरकार को जवाब देना चाहिए, इस वक्त क्या हुआ था जवाब देना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जब सवाल जो लगा रखे हैं उन सवालों से खुद गिर रहे हैं, इसलिए वो हाउस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। वो नहीं रुकना चाहते, इसलिए पट्टी बांध करके और उसको जमा करते हैं। उसका उत्तर भी माननीय मंत्री नहीं दे रहे कि हमने कितने रुपए जमा कराए, कितने किसानों का कर्ज माफी हुआ, इससे कितने लोगों को फायदा हुआ, कोई नहीं बताया। उन्होंने कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ, ये सारा हाउस के पटल पर है। कोऑपरेटिव बैंक का तो बता दिया। बहिर्गमन करने का मेन आधार ये था कि नेता प्रतिपक्ष जो पूछ रहे थे उनका जवाब भी मंत्री जी नहीं दे रहे थे कि हमने कितने किसानों को कर्ज माफी। आज भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस तरीके से इन्होंने घोषणा की थी, आज किसानों को ऋण नहीं मिल रहा। आज भी प्रश्न था, आप क्यों नहीं रहे? आप तो ऊपर पट्टी बांधते बैठे हुए थे हाउस में रह करके। कोई प्रश्न का जवाब ही नहीं आया। मंत्री सरकार गंभीर नहीं है, मंत्री गंभीर है। लेकिन पर्टिकुलर किसी सवाल पे तो पट्टी खोली जा सकती थी। नहीं, देखिए योगेंद्र जी, हमारा लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का एक दर्ज कराने का एक तरीका था, उसके आधार पर तरीके हमने काम किया है। सरकार से हम चाहेंगे कि इस गतिरोध को तोड़ने की वो पहल करें और लोकतांत्रिक तरीके से जो मान्य सदस्यों का हक है, जो अधिकार है और जो नियम प्रक्रियाओं के तहत जो व्यवस्था है उसके अनुसार सदन को चलाएं। हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी इसको गतिरोध को तोड़वा सकते हैं? नहीं, क्या आपने आग्रह किया कि मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी गतिरोध को तोड़ाए हैं या मुख्य सचेतक जी गतिरोध को तोड़ाए हैं या संसदीय मंत्री गतिरोध को तोड़ाए, पहल तो सत्ता पक्ष को। कार्य सलाहकार समिति की बैठक में तो आपके लोग भी जाते हैं। नहीं जाते हैं तो आप भी करते हो, वहाँ क्यों नहीं कहते हो? कार्य सलाहकार समिति की बैठक में ही सारी चीजें होती है बाद में, और उसमें ये सब लोग मौजूद थे। एक बीएससी की मीटिंग नहीं हुई, कैसे नहीं हुई? तो कहेंगे उसमें कैसे नहीं हुई ना, उसकी गतिरोध के बाद में कहाँ हुई? ये तो गतिरोध के बाद तो आज अध्यक्ष जी ने 25 मिनट पहले प्रश्नकाल समाप्त किया, इसलिए था कि कोई तो आए, आप गए नहीं आज, और उसके बाद कहा हम तो जाएंगे नहीं। अब आगे सोमवार को क्या रणनीति है वो भी आपने डिक्लेयर नहीं की। खैर चलिए, रामलाल जी ने कहा है कि सोमवार को जो होगा सब अच्छा ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक तरीके के कोई भी कारण हो सकते हैं। लेकिन रामलाल जी, अभी रामकृष्ण जी ने एक सवाल खड़ा किया है कि ये रणनीति का हिस्सा इस नाते नहीं था कि सत्ता पक्ष के फ्लोर मैनेजमेंट को परखा जाए। ये इस वजह से आरोप लगा रहे हैं बाकायदा कि इनका ये था कि आज 4 सवाल ऐसे थे जिसमें सत्ता पक्ष पूर्व सरकार जो थी वो घिरने वाली थी। तो एक रणनीति का हिस्सा तो ये था कि पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगे, इससे बचाया जा सके। देखिए योगेंद्र जी, हमारा जो ये विरोध दर्ज कराने का तरीका है ये 3 दिन से लगातार चल रहा है, ये आज का नहीं है ताकि आज ही हम रणनीति बना कर आए। और जिस तरीके से माननीय सदस्य कह रहे हैं ना, पूर्ववर्ती सरकार के समय आप भी श्याम जी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि नेता प्रतिपक्ष और उस समय उप सचेतक जिस तरीके का आरोप लगाते थे, उन आरोपों के आधार के ऊपर कई बार सदन में सचेतक कई बार उसमें गर्म बहस होती थी। अब बिना किसी तथ्य के आपके मन में जो आए उस तरीके के आरोप लगा दे तो उसको आसन अनुमति कैसे देगा? और जब आसन कठोरता बरतता है तो आपको लगता है कि साहब हमें बोलने नहीं दिया जाता। आप नियम प्रक्रियाओं के तहत अपनी बात कहें, मर्यादित शब्दों के अंदर कहें, लेकिन बिना तथ्यों के आप ऐसे आरोप लगाए जिनके ना सिर है ना पैर है, तो उसको मेरे ख्याल से आसन कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। आधा घंटे की चर्चा का डिमांड तो कर सकते चर्चा कर रखी हमने, EWS के प्रमाण पत्रों के ऊपर चर्चा मांग रखी ने, आसन ने व्यवस्था दी थी, 5 दिन हो गए, कहाँ दी व्यवस्था आधे घंटे की चर्चा की? कम भेज दीजिए आपने? हाँ बाकायदा आपने लिखी तो भेज दीजिए। और भी लोगों ने डिमांड की थी, आसन ने व्यवस्था दी थी। आप बोलते हैं, आप क्यों नहीं बोलते हो? के ऊपर आधे घंटे की चर्चा होगी, सदन में चीज उठाई नहीं आपने, सदन में उठाई नहीं चीज है कि अध्यक्ष जी जो आप कहते थे वो भी पूरा नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप मुंह पे पट्टी बांधने से तो ये लगता है कि आप अंदर से कुछ काला है, बाहर से सफेद करना चाहते हैं। हम जैसे बाहर से हैं वैसे अंदर से। मैं योगेंद्र जी आपके मार्फत में माननीय सदस्य से ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार माननीय सदस्य से ये पूछना चाहता हूँ कि ये राजस्थान की जनता ने इनको यहाँ हाउस में पट्टी बांधने के लिए भेजा है कि वहां जाकर के आप जनता का जवाब इसलिए भेजा गया?
सवाल अगर पूछेंगे तो जवाब आएगा, और जवाब पे अपनी बहस करें। मंत्री पढ़ गए, ये इसलिए नहीं भेजा कि वहां जाकर के आप मुंह पर पट्टी बांध करके कि मंत्री जी इसके अंदर जब आपने इन्वेस्टिगेशन पूरी करो कि आप चैलेंज करो, आप चैलेंज करो कि आपने गलत प्रश्न का जवाब दिया, विशेषाधिकार अनंत लगाओ, लगाते तो वो नहीं है, कहाँ कोई नहीं हो रहा है, क्योंकि सदस्यों को, नए सदस्यों को आप तैयार ही नहीं होने देना चाहते। आप तो चाहते हैं पुराने सदस्य 3-4 हाउस को कब्जे में रखो, अपने हाउस को जिस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, नेता को बोलने का अधिकार है, हाउस को कब्जे में रखना चाहते हैं, हाउस को कब्जे में रखना चाहते हैं, और 2-4 माननीय जो प्रतिपक्ष के सदस्य हैं वो हमेशा मुद्दे को डाइल्यूट करते हैं। मुद्दा कहाँ है, जैसे ही कोई अपनी उनकी तरफ बात आती है उसको इश्यू को डाइवर्ट करके और सदन में हंगामा करना, सदन को उसमें अशांति पैदा करके और लोगों को गुमराह करना, जनता को गुमराह करना चाहते हैं। जनता गुमराह होने वाली नहीं है। आपको जिस वजह से, जिस पर्पज से, जिस उद्देश्य से जनता ने चुन करके भेजा है, तो आपको अपनी बात कहनी चाहिए, हाउस में कहनी चाहिए। सरकार जवाब देने के लिए तैयार बैठी है, आपको हाउस में योगेंद्र जी को धन्यवाद दीजिएगा कि कांग्रेस की जगह आज सपा को बुला करके कांग्रेस के भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं, नहीं तो कांग्रेस के लोग तो गायब हो गए डिबेट से। आज अगर सपा के रामकेश जी नहीं आते तो सरकार की भावना आती नहीं है। कांग्रेस की भूमिका में है रामकेश जी। हम लोग बिल्कुल कांग्रेस की भूमिका में हैं। हम लोग कांग्रेस में, कांग्रेस के साथ रहे, पहले रहे, कांग्रेस में आपको नहीं बनाया, फिर भी हम कांग्रेस के साथ रणनीति है। उम्मीदवार बनाना नहीं बना, कई परिस्थितियां होती है, लेकिन हम लोग कांग्रेस के साथ रहेंगे, मुख्यमंत्री जी के साथ है, अशोक गहलोत जी के साथ है। तो आप खुल के कहो ना कि अभी अगर टिकट नहीं देगी तो हम पार्टी की अरे अभी तो सत्ता के साथ है, अभी सत्ता का सुख भोगेंगे, क्या बात करते हो? ऐसे थोड़ी ना हम सत्ता का सुख मिले नहीं मिले, लेकिन हम कांग्रेस की नीतियों के साथ, आदरणीय अशोक जी गहलोत जी के साथ रहने से सत्ता का सुख, राजस्थान की सरकार और राजस्थान का भला इसमें है कि मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब रहे। अभी तो जो जीत का सुख है वो जनता के लिए शेयर करके उस सुख को बांटना है। बिल्कुल ठीक बात है। हम लोगों का उद्देश्य, हमको निर्दलीय जिता करके भेजा जनता ने, हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि जिस जनता ने हमारे ऊपर भरोसा किया है और उस क्षेत्र का हम लोग विकास करें, वहां के जो मतदाता हैं उनका जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठ सकता है, उस क्षेत्र में क्या क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं और क्या क्या विकास हो सकता है, योगेंद्र जी सरकार काम करेगी। अभी मेरे सरकार ने जवाब दिया है, मेरी विधानसभा में दिसंबर से लेकर जून तक 2915 खाद्य सुरक्षा की अपीलें आई रामकेश जी, और जवाब में सरकार ने दिया है कि 10 अपीलें हमने स्वीकार की है। यह है आपकी सरकार का काम। खाद्य सुरक्षा सूची के अभाव के अंदर गरीब आदमी का इलाज नहीं हो पा रहा, घर के ऊपर मरनासन स्थिति के अंदर ध्यान आकर्षण लाओ, कौन मना कर रहा है? हमने विधानसभा में प्रश्न लगाया, प्रश्न के जवाब में दिया, ध्यान आकर्षण लगाया हमने। माननीय अध्यक्ष महोदय साहब ने 4 दिन हो गए, मैं साहब मेरा ध्यान आकर्षण लगा दो, सरकार को बुलाओ तो सही इस विषय के ऊपर। तो आप बोलते तो नहीं हाउस में खाद्य सुरक्षा की और भी कई जगह से शिकायत है कि जब इसमें चर्चा चल रही थी, वो तो अध्यक्ष जी ने कहा कि वापस इस पर सरकार ध्यान रख करके निर्णय करे, तो उन्होंने कहा कि हम वापस से इसको सर्वे करा करके इसकी स्थिति को स्पष्ट करेंगे। देखिए, ये तो पिछली बार भी जब राशन कार्ड का था, हेम सिंह जी भडाना साहब पूरे मंत्री पद के कार्यकाल में जब भी विधानसभा पूछा जाता था, यही कहा जाता था कि सर्वे चल रहा है। सरकार चली गई लेकिन वो सर्वे कंप्लीट नहीं हो पाया। रामलाल जी की सरकार थी, अब रामकेश जी की समर्थित सरकार है, तो ये तो चलिए श्याम जी, लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे। जैसे रामकेश जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की कोई रणनीति का ऐसा हिस्सा नहीं था, सिर्फ ये हिस्सा इस वजह से था कि आज के सवालों से बचा जा सके, क्या ऐसा लगता है? देखिएगा कि कुछ चीजें तो आप, क्योंकि अब ये तो आंतरिक मामला तो रामलाल जी अच्छी तरह जानते हैं, वो स्पष्ट नहीं करना चाहे, वो बात अलग है। लेकिन ये मैंने भी देखा कि 3-4 प्रश्न ऐसे थे जो कि पिछली सरकार की पोल खोलने वाले थे, लेकिन अचानक ही ऐसा क्या हुआ कि मुंह पर व्हाइट पट्टी बांध के आ गए। पहले तो ये हुआ था कि जिसका प्रश्न होगा बैठ करके प्रश्न करेगा, और वो सदन में सब वही चल रहा था जैसे चलना चाहिए था। लेकिन आज अचानक जिस प्रकार की प्रवृत्ति वहां देखने को मिली और जो फ्लोर मैनेजमेंट सरकार का बिगड़ा, उसमें रणनीति में निश्चित रूप से प्रतिपक्ष कामयाब रहा और सरकार फेल्योर नजर आई, और खुद विधानसभा अध्यक्ष भी हक्के बक्के रह गए कि हुआ क्या, क्योंकि उनको ऐसा पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने इतने निर्देश जारी कर रखे और सरकार के मुख्य सचेतक ने भी सब मंत्रियों को कह रखा है कि समय पे आइए, समय पे करिए, सब कुछ करिए, लेकिन समय पर नहीं होने के कारण आज जिस तरह का स्थिति बनी, वो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जी आप बाहर का भी ध्यान रखिए, हाउस का भी ध्यान रखिए जब विधानसभा चलती है, नहीं तो सरकार
में संकट में बाहर तो आएगी नहीं आएगी, लेकिन सरकार सदन में संकट में आ गई, क्योंकि एक बार डिवीजन नहीं दिया था सरकार की फेलियर तो दिख रही थी उस वक्त भी। इसलिए सरकार के सदन को गरिमा को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री को गरिमा तो कायदे से देखिए दोनों ही चिंतित होकर के मुख्यमंत्री को प्रश्नकाल में तो रहना ही चाहिए। पहले भी रहते थे, पता नहीं अब क्यों नहीं रहते, क्या कारण है मुझे नहीं पता। अब उप मुख्यमंत्री रहे नहीं रहे उनका फर्क नहीं पड़ता, तो मंत्री कहलाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का रहना यहाँ जरूरी है। सदन की गरिमा उससे बनती है, और सारे मंत्री भी उसी से डरते हैं, घबराते हैं कि मुख्यमंत्री जी नहीं आएंगे तो फिर तलवार लटकती है कि जाइए आप मुख्यमंत्री हैं तो बहुत सारे निर्णय कर सकते हैं। इसलिए रामलाल जी का कहना भी ठीक है कि कुछ उठाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक बात मैं कहना चाहूंगा, इस हाउस की गरिमा बनाए रखना वास्तव में सभी पार्टियों का काम है और होनी भी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरह की स्थिति, रामलाल जी का मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, एक इन्होंने स्थगन के जरिए या कुछ स्थगन के जरिए पता नहीं डिमांड में कुछ में उठाया था कि साहब एक बस के अंदर लड़ रहे थे लोग, तो उन्होंने कहा कि क्या विधानसभा समझ रखी कि इससे बड़ा कानों को सुनने के लिए हमारा दुर्भाग्य नहीं होता, हो सकता है कि आपस में जो लोग लड़े वही कहें कि क्या विधानसभा समझ रखी है। तो रामलाल जी आपने तो सुना हो, आपका उठाया हुआ मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, तो एटलीस्ट हाउस की गरिमा तो सभी की जिम्मेदारी कि वापस बने हैं। योगेंद्र जी, मुझे जो लगता है, हो सकता है कि मेरे विचारों से कोई सहमत हो या नहीं हो, लेकिन इस समय जो कुछ चल रहा है सरकार के अंदर, वरिष्ठ जो कांग्रेस के माननीय सदस्य थे उनको मंत्री पद नहीं मिला, उसकी वजह से वो उदासीन है। दूसरा, जिनको मिला वो नंबर 1 की पोजीशन में आने के लिए संघर्षशील है। जिनके आपस के अंदर पावर सेंटर बने हुए हैं वो अपने अपने पावर सेंटर की या पद को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनको जनता की समस्याओं के समाधान के लिए वक्त नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने मंसूबे पूरे करने के लिए रामलाल जी का जो कथन है ये बिल्कुल काल्पनिक बातें हैं, कोई इसका कोई वजूद नहीं है। सारे हमारे जो सीनियर लीडर हैं वो हाउस में बैठे हुए हैं और सारे हमारे जो मिनिस्टर्स वगैरह सब वो बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और लगातार हाउस में है मंत्री का सरकार को घेर रहे हैं, वो तो आपके पुराने साथी आरोप लगा रहे हैं, मिलावट के आरोप नहीं है। प्रश्न पूछना पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का अधिकार है। माननीय सदस्य चाहे वो पक्ष में है चाहे प्रतिपक्ष में, सवाल पूछना उसका अधिकार है, सरकार से सवाल पूछना चाहिए। और कांग्रेस तो लोकतांत्रिक पार्टी है, तो आप आरोप लगाने की बात करने लगे, जब तो मिलावट हर तरीके की छूट अभियान की घोषणा कर दी। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए इनके विधायक रामलाल जी ये ऐसा फ्लोर है कि जिसके अंदर वास्तव में खुल करके कहना चाहिए, क्योंकि इस हाउस के अंदर जितना अधिकार मुख्यमंत्री का उतना ही एक आम सदस्य का भी है। प्रश्नकाल के दौरान वो पूछ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि यूटिलाइज करना है अपने वक्त को, ये तो एक अच्छी बात मानी जानी चाहिए। खैर देखिए मुद्दे बहुत सारे हैं, बहस के बहुत सारे विषय हैं, आपने जो सवाल खड़े किए वो भी अपनी जगह एक स्टैंड कायम करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के बात ये होनी चाहिए, अगर गतिरोध है तो जल्दी से जल्दी उसे टूटना चाहिए और उसके अलावा हाउस की परंपराओं का निर्वहन और गरिमा इसकी बनी रहे। मैं तो कहूंगा कि लोकतंत्र का एक पवित्र और सर्वोच्च मंदिर है, इसके प्रति आस्था आम जन के साथ साथ हाउस की जब बनी रहेगी तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी होगी। लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।